महिलाओं को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार अब संसद में संशोधन विधेयक लाएगी और ये संशोधन विधेयक पारित होने के बाद नए परिसीमन में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी। 816 सदस्यों वाली लोकसभा में 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। महिला आरक्षण बिल पर महिला सांसदों ने खुशी जाहिर की, लेकिन सवाल यह है कि संसद में महिला आरक्षण से महिला कितनी सशक्त होंगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीर साल 2023 की है, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित हुआ था और महिला सांसदों ने पीएम मोदी का स्वागत किया था। करीब 3 साल बाद सरकार इस कानून में संशोधन करने जा रही है। महिलाओं को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार अब संसद में संशोधन विधेयक लाएगी। इस बिल में लोकसभा सीटों के परिसीमन और सीटें बढ़ाने के लिए 2011 की जनगणना को ही आधार मानने का प्रावधान किया जाएगा। ये संशोधन विधेयक पारित होने के बाद नए परिसीमन में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी। 816 सदस्यों वाली लोकसभा में 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसे लेकर बिहार की महिला सांसद काफी खुश हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने समझे और 33% आरक्षण देके आज महिलाओं को ला रहे हैं, तो दया, ममता, करुणा सब आ रही है और देश आगे बढ़ेगा और भी आगे बढ़ेगा। एनडीए की नेता इसको लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। वैसे सरकार के संशोधन विधेयक पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है। अब कहेंगे हेडलाइन बदलने की बात है, लेकिन हकीकत ये है, सवाल हम फिर भी पूछेंगे। हम और पूरा देश अब इनकी ये नौटंकी समझ चुका है। जबकि आरजेडी सांसद मीसा भारती ने इसे बंगाल चुनाव से पहले वोट के लिए राजनीतिक कवायद करार दिया है। हाँ, मैंने भी सुना है कि शायद इस वीक फ्राइडे तक शायद आएगा और मुझे ये लगता है कि शायद बंगाल चुनाव को देखते हुए ये बिल लाया जा रहा है। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित हुआ, जो नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसी हफ्ते नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम बिल में संशोधन लेकर आएगी। यह संशोधन इसलिए लाया जा रहा है जिससे 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण लागू किया जा सके। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। संसद में महिला आरक्षण से महिलाएं कितनी सशक्त होंगी, ये सवाल बना हुआ है और इसे समझने के लिए, इस सवाल का जवाब समझने से पहले महिला आरक्षण की मांग को समझना जरूरी है। कब से कब तक क्या हुआ और एक बार फिर क्यों इस बात की चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें कि महिला आरक्षण की मांग बहुत पुरानी है और कई बार कोशिश की गई, लेकिन पेच फंस चुका है। महिला आरक्षण में अलग से ओबीसी आरक्षण की मांग थी। तब आरजेडी सांसद राजनीति प्रसाद ने बिल की कॉपी फाड़ दी थी। 2023 में मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करा दिया। परिसीमन के बाद 2029 के चुनाव में लागू करने की अब तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। यानी कि लोकसभा के चुनाव जो 2029 में होंगे, उसमें इसे लागू किया जाएगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। तो अब विस्तार से आप इसे समझिए। 2023 में मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कराया, जिसे महिला आरक्षण विधेयक भी कहा जाता है। यानी कि महिलाओं की संसद में भागीदारी बढ़ाने को लेकर के ये बिल जो है वो सरकार लेकर आई थी। करीब 3 साल बाद, यानी कि 2023 में हुआ और अब 2026 में महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन की तैयारी है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल आ सकता है। लोकसभा की कुल सीटों में 33% बढ़ोतरी का प्रस्ताव इस बिल में है, जिसके बाद महिलाओं के लिए 273 सीटें संसद में आरक्षित हो जाती हैं। इसे 2029 के चुनाव से पहले लागू करना है और इसके लिए 2 अलग अलग बिल सरकार लेकर आने वाली है। अब आप खबर तो समझिए, कैसे बढ़ेगी लोकसभा सीटों की संख्या और कैसे महिलाओं का आरक्षण बढ़ेगा। तो देखिए, पूरी जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया को कानूनी रूप के देने के लिए
संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा, जिसमें 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बनाकर सीटों का परिसीमन होगा और फिर इस परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है, 816 की जा सकती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और संसद में 33% महिला आरक्षण की व्यवस्था होगी। अब प्रस्तावित 816 सीटों के हिसाब से अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए 273 सीटें संसद में आरक्षित होंगी। अब अभी लोकसभा की अगर हम बात कर लें तो देखिए 543 सीटें हैं और इसमें 273 सीटें और बढ़ेंगी। टोटल संख्या जो है वो 816 हो जाएगी। अब आपको बता दें कि इस बात को ध्यान में रखकर ही संसद की नई बिल्डिंग भी बनाई गई है, ताकि अगर जो भविष्य में कहा जा रहा है कि सीटें बढ़ेंगी तो सीट बढ़ने के बाद भी सांसदों को बैठने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ये व्यवस्था लाई गई। मतलब कि 2029 में जो 816 सीटों पर चुनाव होगा उसमें 33% महिला आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी और 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मतलब 816 में से 273 महिलाएं संसद जाएंगी ही जाएंगी। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। संसद में 33% महिला आरक्षण हक या चुनावी दांव? दूसरा सवाल जो उठ रहा है, महिला आरक्षण से महिला कितनी सशक्त होंगी? तीसरा सवाल, 273 महिला सांसद असली सशक्तिकरण लाएंगी? सवाल यह भी कि बिहार में महिला आरक्षण का कितना फायदा मिला है? कहीं सदन में मुखिया पति वाला कल्चर हावी तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि आप देखते होंगे आपके गांव में भले ही कोई महिला मुखिया हो, लेकिन महिला के जो पति हैं वो मुखिया पति बन जाते हैं और वही हावी हो जाते हैं। तो नया परिसीमन क्षेत्रीय संतुलन तो बिगाड़ नहीं देगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। खैर, अब जो सीटें बढ़ेंगी तो आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि किस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें बढ़ जाएंगी। तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। अगर हम राज्य के हिसाब से देखें और शुरुआत कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यहीं पर हैं। मौजूदा अगर देखा जाए स्थिति तो 80 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अगर यहां पर सीटों की संख्या बढ़ती है तो 120 हो जाता है। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में देखिए 40 लोकसभा की सीटें हैं, बढ़ती है संख्या तो इसकी संख्या 60 हो सकती है, यानी कि 60 प्रस्तावित सीटें बन सकती हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, यहां पर 42 लोकसभा की सीटें हैं तो ये बढ़कर 63 हो सकती है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो यहां फिलहाल 39 लोकसभा की सीटें हैं, प्रस्तावित सीटें 59 हो सकती हैं, 59 हो सकता है। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, 48 लोकसभा की सीटें मौजूदा स्थिति में हैं, लेकिन प्रस्तावित सीटें जो है वो 72 हो सकती है, यानी 72 संख्या बढ़ सकती है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में 28 मौजूदा लोकसभा की सीटें हैं, ये बढ़कर 42 हो सकती हैं। केरल की बात कर लेते हैं। केरल में देखिए 20 लोकसभा की सीटें फिलहाल हैं, लेकिन प्रस्तावित सीटें यानी कि बढ़ा हुआ जो आंकड़ा है वो 30 तक पहुंच सकता है। आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें फिलहाल है, लेकिन ये बढ़कर 38 हो सकती है, प्रस्तावित सीटें 38 हो सकती है। बात हम कर लेते हैं अगले राज्य गुजरात की। गुजरात में मौजूदा स्थिति में 26 लोकसभा की सीटें हैं, ये बढ़कर 39 हो सकता है, 39 हो सकता है। राजस्थान की बात कर लीजिए, 25 लोकसभा की सीटें राजस्थान में है, ये बढ़कर 38 हो सकता है। राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं, 7 लोकसभा की सीटें दिल्ली में है, ये बढ़कर 11 हो सकते हैं। ओडिशा की बात कर लीजिए, 21 लोकसभा की सीटें फिलहाल है, ये बढ़कर 32 हो सकती है। झारखंड की बात कर लेते हैं, 14 लोकसभा की सीटें झारखंड में है, तो ये बढ़कर 21 हो सकती है, 21 बन सकता है, यानी कि प्रस्तावित सीटें जो है वो 21 हो सकती है। तो ये बढ़ोतरी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही बड़े फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अनुसूचित जाति का संवैधानिक प्रावधान केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म तक ही सीमित है। इन तीनों धर्मों को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति
मुस्लिम या ईसाई बन जाता है तो उसका एससी का दर्जा अपने आप खत्म हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखें, फिर खबर तो समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और धर्म परिवर्तन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के लोगों को ही प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति इन 3 धर्मों में से किसी से दूसरे धर्म जैसे ईसाई या इस्लाम में परिवर्तित हो जाता है तो वह अपना अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। आज का जजमेंट SC/ST एक्ट में कंप्लेंट अगर आपको फाइल करनी है तो आप SC और ST होने चाहिए, ये डेफिनेशन को कंफर्म करो। जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्ति पर SC/ST एक्ट के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अब अनुसूचित जाति से नहीं रहा। यह फैसला उन सभी मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जहां दलित समुदाय के लोग ईसाई या अन्य धर्म अपनाने के बाद भी SC आरक्षण सरकारी योजनाओं या SC/ST एक्ट के तहत सुरक्षा का दावा करते रहे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो SC/ST को लेकर सुप्रीम फैसले के मायने क्या हैं, अब आपको हम ये समझाते हैं। आज जब सुनवाई हुई तो इसमें क्या बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, चिन्हित धर्म के लोगों को ही SC/ST का दर्जा मिलेगा, ये साफ कर दिया गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो चिन्हित धर्म के लोग हैं सिर्फ उन्हें ही SC/ST का दर्जा मिलेगा। अगर धर्म परिवर्तन कर लिया गया है तो SC/ST का दर्जा अपने आप खत्म हो जाएगा। अब आप समझिए किस किस धर्म के लोगों को SC/ST का दर्जा है। तो बात अगर करें तो हिंदू, बौद्ध और सिख, यानी कि ये 3 धर्म हैं, हिंदू, बौद्ध और सिख। अगर आप इन धर्मों से बिलोंग करते हैं तो आपको SC/ST का दर्जा मिलेगा। अपना मूल धर्म छोड़कर कौन कौन सा धर्म अपनाने पर SC/ST का दर्जा खत्म हो जाएगा, तो ईसाई और मुस्लिम। अगर आप क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते हैं या मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं तो फिर आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। धर्म बदलने का क्या असर होगा, तो देखिए SC का दर्जा और आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम का संरक्षण भी आपको नहीं मिलेगा। SC/ST एक्ट के तहत शिकायत भी आप नहीं दर्ज करा सकते हैं। अब आप खबर तो समझिए। SC/ST को लेकर सुप्रीम फैसले का मकसद क्या है, तो आरक्षित श्रेणियों का लाभ केवल उन्हीं को मिले जो वास्तव में उन समुदाय का हिस्सा हैं, ये मूल मकसद है। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों यह फैसला दिया, अब आप इसे समझिए। इसको समझने के लिए पूरे मामले को समझना पड़ेगा। देखिए, आंध्र प्रदेश के पित्तलवानीपालेम के रहने वाले व्यक्ति ने FIR कराई जिनका नाम चिंथदा आनंद था। चिंथदा आनंद ने खुद को SC वर्ग का FIR दर्ज करवाई। अब FIR में चिंथदा आनंद का आरोप उनके साथ मारपीट करने का आरोप था। उनके साथ मारपीट की गई, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें अपमानित किया गया, ये आरोप उन्होंने लगाए थे। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज FIR के खिलाफ आरोपी पक्ष जो है वो हाईकोर्ट पहुंच गया। आरोपी पक्ष की दलील थी कि जो शिकायत करता है उसने ईसाई धर्म अपना लिया है। मतलब जो शिकायत करता है वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं और 10 साल से ज्यादा समय से पादरी के तौर पर काम कर रहे हैं। ईसाई धर्म अपनाने से वो अनुसूचित जाति का हिस्सा नहीं रह गए हैं। तो 30 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार कर लिया। हाई कोर्ट ने पादरी की तरफ से दर्ज FIR को रद्द कर दिया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में फिर चुनौती दी गई, जिसमें चिंथदा आनंद की अपील पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म में जैसे कि मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन बन जाते हैं तो उन्हें SC/ST का दर्जा नहीं मिलेगा। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने CBI के FIR रद्द करने की मांग वाली लालू प्रसाद की याचिका को ही खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि याचिका में दम ही नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
लालू परिवार को एक के बाद एक झटके पर झटका लगता जा रहा है। इस बार आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली लालू प्रसाद की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि इस याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इस पर सुनवाई का कोई मतलब भी नहीं बनता। लालू प्रसाद की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर और तीनों चार्जशीट को रद्द करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट की ओर से इन आरोप पत्रों पर संज्ञान लेने के आदेशों को भी रद्द करने की अपील की गई थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के जज रविंद्र टुडेजा की अदालत ने इन मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके पहले पिछले सप्ताह ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी लैंड फॉर जॉब केस में दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग वाली लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें कि लैंड फॉर जॉब का ये मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले लालू फैमिली और उनके नजदीकियों के नाम पर औने पौने दाम पर जमीन लिखवाई गई। इस मामले में 18 मई 2022 को केस दर्ज किया गया था, जिसमें लालू परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लालू प्रसाद को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट से लालू प्रसाद को लगे झटके के मायने को अब आप समझिए। पूरा मामला क्या है वो आपको समझाते हैं। देखिए, कोर्ट से लालू प्रसाद को लगे झटके को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ा ये पूरा मामला है। यानी कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद को एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है और इस बार दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद की याचिका को ही खारिज कर दिया है। यानी कि लालू प्रसाद यादव ने जो याचिका दायर की थी उसे खारिज कर दिया गया। अब आप ये समझिए कि लालू प्रसाद की याचिका में मांग क्या थी। तो मांग ये की गई थी कि सीबीआई की एफआईआर जो है उसे रद्द कर दिया जाए और तीनों चार्जशीट को रद्द कर दिया जाए। इसी मांग के साथ ये याचिका दायर की गई थी। लालू प्रसाद को दिल्ली हाईकोर्ट से लेकिन बड़ा झटका लग गया। सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा वो भी समझ लीजिए। हाईकोर्ट ने कहा याचिका में दम नहीं है, ये जो याचिका दायर की गई है वो मेरिट से रहित है, और ये कहते हुए कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब एक बार फिर से समझ लीजिए कि क्या है लैंड फॉर जॉब मामला। तो ये पूरा मामला जो है वो 2004 से लेकर के 2009 के बीच का बताया जाता है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे। लालू प्रसाद के रेल मंत्री काल का मामला है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का उन पर आरोप लगा है। लालू परिवार के नाम पर जमीन लिखवाने का आरोप है। यह कहा जाता है कम कीमत या गिफ्ट के तौर पर जमीन लेने का आरोप लालू प्रसाद पर लगा है। 18 मई 2022 को इसमें केस दर्ज किया गया था। इस मामले में लालू परिवार के कई सदस्य भी हैं जो आरोपी हैं, और इस मामले को लेकर के जब लालू प्रसाद यादव ने एफआईआर रद्द करने की मांग कोर्ट से की तो जो याचिका है उसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बात करते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की। नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। जनता दल यूनाइटेड की कमान नीतीश कुमार के पास ही रहेगी। नीतीश कुमार चौथी बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार में सीएम पद की कुर्सी भी छोड़ रहे हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की कमान नीतीश कुमार के पास ही रहेगी। नीतीश कुमार एक बार फिर निर्विरोध जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। सब लोग, ललन बाबू है हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे पार्टी के जितने सांसद हैं, हमारे पार्टी के जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, सरबत जी, सब लोग आए थे। उनके बिहार पे हम लोगों ने सर्टिफिकेट रिसीव किया है। उस हिसाब से उन्होंने काम किया है 20 साल बिहार में। देश और दुनिया में सब बिहारी का प्रतिष्ठा, इज्जत अगर बचा और बना वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के द्वारा। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर सियासत भी हाई है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने नीतीश को बधाई तो दी, लेकिन ये भी कह दिया कि अब कम से कम नीतीश कुमार परिवारवाद पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो तेजस्वी ने इसे जेडीयू का अंदरूनी मामला बताया। देखिए, उनका अपना पार्टी है ना, उनका अपना डिसीजन है। इंटरनल पार्टी में क्या उनका फैसला होता है, इस पे हम क्या टिप्पणी करें। नीतीश कुमार चौथी बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभाल रहे हैं।
अब 2029 तक के लिए यानी एक बार फिर 3 साल के लिए नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये साफ हो चुका है। अब आप खबर को समझिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से निर्विरोध जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, बिना किसी विरोध के। नीतीश कुमार 5वीं बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। नीतीश कुमार कब जेडीयू के अध्यक्ष बने, अब ये भी समझ लीजिए। पहली बार नीतीश कुमार 10 अप्रैल 2016 को इस पद को उन्होंने संभाला था, जो कि 3 अक्टूबर 2016 तक। दूसरी बार 4 अक्टूबर 2016 से 27 अक्टूबर 2019 तक, और तीसरी बार की अगर हम बात करें तो 28 अक्टूबर 2019 से लेकर के 27 दिसंबर 2020 तक। फिर चौथी बार वो जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो 29 दिसंबर 2023 से 24 मार्च 2026 तक। अब 5वीं बार वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं 24 मार्च 2026 को। आगे अब मुख्यमंत्री इस जेडीयू पार्टी का कमान संभालते रहेंगे। और इसी के साथ इस